हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर, यानी कि 1000 साल से जो बदलाव हुए हैं उनका पता करना। इसमें जो हमने डिस्कस किया था वो ये डिस्कस किया था कि कैसे जो कार्टोग्राफर थे, जो मैप बनाने में एक्सपर्ट थे, उन्होंने अलग अलग समय में दुनिया के और भारतीय उपमहाद्वीप के मैप बनाए, नक्शे बनाए, और ट्रैवलर्स जो थे वो इन्हीं नक्शों के द्वारा यात्रा किया करते थे। उसके बाद हमने एक हेडिंग कवर की थी, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। कैसे पुराने समय में एक ही शब्द का मीनिंग क्या था, मतलब क्या था, किस मतलब से उसका इस्तेमाल हुआ करता था, और नए समय में उस शब्द का इस्तेमाल कैसे होने लगा। जैसे कि हमने बात करी थी एक शब्द की, हिंदुस्तान की। मिनाज सिराज ने इस शब्द का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र को दर्शाने के लिए किया था। बाबर ने अलग तरीके से किया था, और विद्वानों ने भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग मतलब के लिए किया। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट हेडिंग, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस, इतिहासकार और उनके स्रोत। Historians use different type of sources to learn about the past, depending upon the period of their study and the nature of their investigation. इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया, ये बात जानने के लिए, पढ़ने के लिए कि पहले क्या हुआ था, और ये इस चीज़ पे निर्भर करता था कि उस समय में इसके बारे में क्या लिखा है और किस तरह से इन सब बातों का पता किया गया है। तो इतिहासकारों ने अलग अलग स्रोत का इस्तेमाल किया पुराने समय के बारे में जानने के लिए, और कैसे कैसे इन चीज़ों का पता किया गया है इसके बारे में जानने के लिए भी। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे पिछले साल, यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। जैसे कि पिछले साल तुमने गुप्ता साम्राज्य के शासकों के बारे में पढ़ा और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स, और इस किताब में हम उसके बाद के 1000 साल के बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए रफली तो 700 से लेकर 1750 तक के समय के बारे में हम पढ़ेंगे। यू विल नोटिस some continuity in the sources used by historians for the period of this period। और तुम ये बात नोटिस करोगे, ये बात जानोगे कि कुछ कंटिन्यूटी है, यानी कि कुछ एक तरह से एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। किस बारे में? सोर्सेज के बारे में, जो इतिहासकारों ने इस्तेमाल किए हैं इस समय की पढ़ाई पढ़ने के लिए। यानी कि जो सोर्सेज उन्होंने इस्तेमाल किए इतिहासकारों ने, वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड होना, निर्भर होना। देखो ये वर्ड यूज हुआ है रिलाई। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड होना, निर्भर होना। वो निर्भर हैं अब भी कॉइन्स पे, यानी कि सिक्कों पे जो पुराने समय में मिले, समय दर समय मिलते रहे। इंस्क्रिप्शंस पे मतलब लेखों पर, आर्किटेक्चर पे यानी कि बिल्डिंगों के डिज़ाइन पर, एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, और जो लेख है, पुराने जो लेख हैं सूचना के लिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल इतिहासकार करते रहे हैं और कर रहे हैं। बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर देखा जाए एक डिसकंटिन्यूटी भी है, यानी कि बीच में ये चेन टूटी भी है। The number and variety of textual records increased dramatically during this period। और इस समय में, यानी कि 700 से लेकर 750 के समय के बीच में, संख्या के हिसाब से और अलग अलग तथ्यों के हिसाब से जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें बदलाव देखा गया है। They slowly displace other type of available information। वो हल्के हल्के अलग अलग तरह की सूचनाएं हमें देते रहे हैं। लेख यानी कि जो पुराने लेख लिखे गए हैं समय दर समय।
थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, और इस पूरे समय में जो कागज़ है वो सस्ता हुआ है, चीपर का मतलब सस्ता होना, एंड मोर वाइडली अवेलेबल, और बहुत ही बड़ी संख्या में हमें प्राप्त होने लगा है। पहले कागज़ जो था वो आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन अब हमें कागज़ बहुत आसानी से मिलने लगा है और इसकी अवेलेबिलिटी पीरियड के हिसाब से बढ़ती चली गई है। पीपल यूज़ इट टू राइट होली टेक्स्ट, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कागज़ का होली टेक्स्ट लिखने में, यानी कि धार्मिक लेख लिखने में। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, शासकों के बारे में लिखने में, उनके समय के बारे में लिखने में, उनके इतिहास के बारे में लिखने में। लेटर्स, खत लिखने में। एंड टीचिंग ऑफ सेंस, और जो साधु थे उन्होंने क्या सीख दी है वो लिखने में भी कागज़ का इस्तेमाल हुआ है। पिटिशंस के बारे में और जुडिशल रिकॉर्ड्स के बारे में, और जो अदालत की कार्रवाई होती है कानूनी, उसे लिखने में भी कागज़ का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है। एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और टैक्सेस को हिंदी में कर बोलते हैं, और कल की सूचना के बारे में, और खाते लिखने के बारे में, खातों के रिकॉर्ड रखने के बारे में भी कागज़ का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है और हो रहा है। हाँ जा मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, और जो अभिलेख हैं वो इकट्ठे किए गए अमीर लोगों के द्वारा, शासकों के द्वारा, रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज के द्वारा और मंदिरों के द्वारा। यानी अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो पुराने समय में लोग उस समय की बात लिखकर रख देते थे वो हैं अभिलेख। तो वो इकट्ठे किए अमीर लोगों ने, शासकों ने भी इकट्ठे किए, और मोनेस्ट्रीज ने। मोनेस्ट्रीज मतलब होता है बौद्ध मठ, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके जो मंदिर होते हैं उनको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। और हिंदू मंदिरों ने भी ये सारी चीज़ें इकट्ठे करके रखी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी, और इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, इन अभिलेखों को या तो लाइब्रेरीज में रखा गया, पुस्तकालय में, या फिर आर्चीव्स में रखा गया। आर्चीव्स वो जगह होती है जहाँ पर अभिलेखों को संरक्षित करके रखा जाता है, यानी कि उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये जो अभिलेख हैं और दस्तावेज हैं, प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ये हमें बहुत ही विस्तारपूर्ण सूचना देते हैं। डिटेल्ड का मतलब विस्तार से, ये हमें विस्तारपूर्ण सूचना देते हैं। और टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, ये बहुत ही विस्तारपूर्ण सूचना देते हैं पुराने समय के बारे में हमें भी और इतिहासकारों को भी। बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़, लेकिन इनको इस्तेमाल करना बड़ा ही मुश्किल है। वो क्यों? क्योंकि ये अलग अलग भाषा में अलग अलग समय पर लिखे गए हैं और हर भाषा को जानना बहुत ज़रूरी है इन्हें समझने के लिए। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, उस समय पर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड, तो इसलिए स्क्राइब्स का मतलब जो लेख लिखते थे लोग, जो लेख लिखने वाले लोग थे, वो इन अभिलेखों को हाथों से ही दोबारे लिखा करते थे आगे समय के लिए, क्योंकि कोई भी छपाई के लिए साधन नहीं था, कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। If you have ever copied a friend's homework, you would know that is not a simple exercise. जैसे कि अगर तुमने कभी अपने दोस्त का होमवर्क जो है उसको कॉपी किया हो, उसे अपनी कॉपी में लिखा हो, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये आसान काम नहीं है। Sometimes you cannot read your friend's handwriting, क्योंकि कभी कभी आप अपने दोस्त की जो लेखा है उसका, जो हस्तलेखा है उसका, यानी कि हैंड राइटिंग है, उसकी समझ नहीं पाते हैं। एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज रिटन, और कभी कभी आपको सिर्फ गेस करना पड़ता है, यानी कि आइडिया लगाना पड़ता है कि क्या लिखा गया है। ऐसा ही सेम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ है, क्योंकि हमें पता नहीं किस लैंग्वेज में, वो कौन सी लैंग्वेज है जिसमें वो लिखे गए हैं, तो कई बार एक गेस पावर से ही पता लगाना पड़ता है कि इसमें क्या लिखा है। As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work.
परिणाम अनुसार थोड़ा बहुत अंतर ज़रूर मिल जाता है आपके दोस्त की कॉपी में और आपकी कॉपी में, बावजूद इसके कि आपने उसकी कॉपी से ही सारा काम लिखा है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट है, अभिलेख को अगर हम कॉपी करते हैं तो ये काफ़ी हद तक सेम ही है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। और इसी तरीके से जब लेख लिखने वाले लोग मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, उसको दोबारा लिखते हैं, तो थोड़े बहुत बदलाव वो कर देते हैं, एक शब्द का यहाँ पर या फिर एक वाक्य का कहीं दूसरी जगह। These small differences grow over centuries of copying until manuscript of the same text become substantially different from one another। और इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो बदलाव हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट में हो जाते हैं लेखक के द्वारा, ये शताब्दियों से होते रहे हैं। और जो मैन्युस्क्रिप्ट लास्ट में निकल कर आती है उसमें एक ही वाक्य थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग हो सकता है, यानी कि पिछले रिकॉर्ड से और अगले रिकॉर्ड में थोड़ा बहुत बदलाव इन चीज़ों के द्वारा हो जाता है। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी एक ये हमारे सामने दुविधा है। बिकॉज वी रेयरली फाउंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे, क्योंकि इन बदलाव की वजह से बिल्कुल सही और जो ओरिजिनल है, यानी कि जो मूलभूत हमारी अभिलेख है, वो आज के समय में मिल हमें नहीं पाता है। वी आर टोटली डिपेंडेड अपॉन द कॉपीज़ मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, क्योंकि हम अब पूरी तरीके से निर्भर हैं उन अभिलेखों पे जो कॉपी किए गए हैं पुराने अभिलेखों से। किसके द्वारा? स्क्राइब्स के, यानी कि लेखाकारों के द्वारा। एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscripts, versions of the same text to guess what the author has originally written। और इसका परिणाम ये होता है, एज अ रिज़ल्ट जो इतिहासकार हैं उन्हें अलग अलग समय के अभिलेख पढ़ने पड़ते हैं एक ही चीज़ के बारे में, ये पता करने के लिए कि लेखक ने असलियत में लिखा क्या था। क्योंकि जैसे समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव हर लेख में हो जाता है, कहीं पर एक वर्ड का, कहीं पे सेंटेंस का, तो जो लास्ट में आके अभिलेख हमें पता चलता है, रिकॉर्ड हमें पता चलता है, उसमें काफ़ी बदलाव हो जाता है एक ही चीज़ के अंदर, यानी कि एक ही वाक्य में काफ़ी बदलाव हो जाता है। तो असल में मेन ओरिजिनल चीज़ क्या है, इसे पता करने के लिए एक ही चीज़ के अलग अलग अभिलेख हमें पढ़ने पड़ते हैं, ताकि हमें उन सब में से ये गेस करना पड़े कि सही चीज़ असल में है क्या। ऑन ओकेजन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स, और समय दर समय अलग अलग समय पर जो लेखक हैं उन्हें अपने लेखों को रिवाइज करना पड़ता है, यानी कि उन्हें दोबारा उन्हें लिखना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। द 14th century chronicle Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। और इसका एक उदाहरण है कि 14वीं शताब्दी के जो लेखाकार थे जिनका नाम था ज़ियाउद्दीन बरनी, उन्होंने अपना पहला जो लेख लिखा था वो 1356 में लिखा और उसे ही सेम लेख को उन्होंने दोबारा लिखा 2 साल के बाद। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग हैं, बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एक्सटेंशंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s। लेकिन इतिहासकारों को 1960 तक ये नहीं पता था कि जो पहला वर्जन ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा था वो सच में लिखा था या नहीं लिखा था। इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, क्योंकि वो बहुत सालों तक पुस्तकालय में छुपा रहा, किसी को नहीं मिला, और 1960 में जाकर वो मिला। तब ये पता चला कि ज़ियाउद्दीन बरनी ने दूसरी बार तो लिखा ही था वही वर्जन, और पहली बार भी उन्होंने लिखा था। अब एक नई हेडिंग हम स्टार्ट करते हैं।
इस हेडिंग का नाम है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सामाजिक यानी कि समाज के बने हुए, समाज में बने हुए समूह, और राजनीतिक तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल ग्रुप्स, जैसे कि आजकल राजनीतिक दल होते हैं यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 750 is a huge challenge to historian, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. और इन 1000 साल की जो पढ़ाई है, जो 700 से लेके 1750 के बीच का समय है, इसकी जो पढ़ाई है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इतिहासकारों के सामने, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इस समय में हुए और बहुत ही बड़े स्केल पे हुए, बहुत ही बड़े स्तर पे हुए। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, अलग अलग समय में, अलग अलग क्षणों में, इस समय में न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंसेस, और नई नई तकनीक इस समय में आई। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जैसे कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो इस समय में आई वो थी पर्शियन व्हील, वो थी पर्शियन व्हील। अब ये पर्शियन व्हील क्या है? ये पर्शियन व्हील इस्तेमाल हुआ इरिगेशन में, यानी कि खेतों की सिंचाई में, खेतों को पानी देने में। द स्पिनिंग व्हील इज इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्पैक्ट। द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कम्पैक्ट, और इसी व्हील का इस्तेमाल हुआ वेविंग में यानी कि बुनने में, और फायर आर्म्स इन कम्पैक्ट, और हथियारों को बनाने में। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा भी होगा कि जैसे कुआं होता था और उसके अंदर एक बहुत बड़ा कुआं दिखाया जाता था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पहिया चलता था और उस पहिए में से पानी हल्के हल्के निकलता रहता था, तो वो था पर्शियन स्पिनिंग व्हील। इसी दौरान न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इसी दौरान नया खाना, नए नए तरह के खाने और बेवरेजेस, बेवरेज का मतलब पेयजल यानी कि पीने लायक चीज़ें, जितने भी पीने की चीज़ें हैं वो आई भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे कि पोटैटोज यानी कि आलू, कॉर्न यानी कि मक्का, चिलीज यानी कि मिर्च, चाय और कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी नई नई चीज़ें आई, नई टेक्नोलॉजी आई और नए नए तरह की फसलें आई, नए नए तरह के अनाज आए एक भारतीय उपमहाद्वीप में, ये किसके साथ आए? केम अलॉन्ग विद पीपल, ये लोगों के द्वारा लाए गए जिन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर करे यहाँ के लोगों के साथ। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, और इसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ा? इसका ये परिणाम हुआ कि दिस पीरियड सौ, इस समय में 700 लेके 750 के समय में आर्थिक रूप से, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक रूप से, सोशल यानी सामाजिक रूप से, एंड कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक रूप से बहुत सारे बदलाव हुए। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7, और इन कुछ चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, 6 और 7 में। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।